ओके सबको वेलकम, गुड इवनिंग। सो आज जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो सीक्वेंस वाइज चैप्टर नंबर 3 तो मैं नहीं बोलूँगा। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन सिलेबस वाइज अगर मैं जाऊँ तो हमारा चैप्टर नंबर 4 हमारा ये चीज़ है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स वो हमारे सिलेबस से निकाल दिया गया है। सेकेंड से डिमांड हमने पढ़ लिया है। थर्ड चैप्टर में जो था थियरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर बिहेवियर हमने चैप्टर कर लिया है। इनकेस अगर मुझे लगा कि रिवीजन करना है उनका, उसका भी हम रिवीजन कर लेंगे, ठीक इस तरीके से ऑनलाइन मोड पर, ठीक है। इसके बाद चैप्टर में जो थर्ड हमारा चैप्टर है बाय सीक्वेंस वो हमारा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। और जिसका रिलेशन डायरेक्टली जो है वो चैप्टर नंबर 2 से है, वो हमारा है डिमांड चैप्टर। अगर मैं बुक के वाइज जाऊँ तो, और वैसे जाऊँ तो चैप्टर नंबर 1 से हमारा डिमांड से जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज, उसका रिलेशन हमारा है। सो नाम से क्लियर है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो हम टॉपिक कवर करेंगे आज इस वीडियो में वो हमारा वीडियो टॉपिक हो जाएगा व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डेफिनेशन समझें कि होता क्या है चीज़ें, क्यों पढ़ रहे। फॉर एग्जांपल आगे हमारा हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि एक ही टाइप्स होता है कि यहाँ पे कुछ और भी इसमें टर्म्स हैं, कितने टाइप्स ऑफ मेरे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हैं। आगे बात करो हम लोग कवर करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर हम कवर करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर हम कवर करेंगे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यही तीन जो हमने पढ़ा ना लास्ट में, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये तीन ही हमारे टाइप्स हैं जो पॉइंट नंबर 2 में हमारे हैं। लेकिन जो प्राइस वाला टॉपिक हमारा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा बिकॉज वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और उसमें टॉपिक एक्स्ट्रा भी हम लोग को दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और उसके डिग्रीज फॉर एग्जांपल, ये सब चीज़ें। तो जो लोगों ने लास्ट क्लास अगर नहीं भी किया कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आज उस क्लास में ब्रीफ में चलेंगे पूरा उस टॉपिक करते करते। इनकेस किसी को डाउट आया तो मैं नंबर और जो भी कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है वो मैं वीडियो के डिस्प्ले में दे रहा हूँ, मुझे कॉन्टैक्ट बाकी लोग कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है कि जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो हमारा क्या है, ठीक है। तो कि समझिएगा क्योंकि मैं 12 बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर का रिलेशन हमारा जो है वो डिमांड चैप्टर से है। तो डिमांड चैप्टर से हमको 2 चीज़ें उठानी पड़ेगी अभी, जिसके बारे में पहले बात करना पड़ेगा। एक तो हमारा डिमांड चैप्टर से उठाएंगे मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जो किसी भी कमोडिटी के डिमांड को अफेक्ट करते थे। पहला टॉपिक ये मैं उठाऊंगा इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, और फिर सेकेंड बात करूँगा लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। सो मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के बारे में कंसीडर करूँ तो वहाँ पे 7 या 8 हमारे फैक्टर्स थे अगर मैं काउंट करूँ तो। पहला हमने फैक्टर पढ़ा था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब ये सभी फैक्टर्स हैं जो किसी भी कमोडिटी के डिमांड को फॉर श्योर अफेक्ट करते हमारे थे। सो फर्स्ट हमारा था प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो था इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और अगर मैं थर्ड बात करूँ हमारा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब इस रिलेटेड गुड्स वाले में 2 हमारे कॉन्सेप्ट हमारे थे, एक तो हमारा था सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक हमारा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इन सब्स्टिट्यूट गुड्स और इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के जो प्राइस थे वो कैसे अफेक्ट करते हैं किसी एक कमोडिटी के, हमने वहाँ पे समझा था उस टॉपिक में। अब अगर मैं आ गया हूँ तो हमारे बहुत अदर फैक्टर्स भी थे, फॉर एग्जांपल की साइज ऑफ द पॉपुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वगैरह वगैरह। सो मैं उन्हीं 7 और 8 में से अगर मुझे जज करना हो कि कौन से में 3 या 4 या जैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी कमोडिटी को डिमांड को डायरेक्टली करते हैं अफेक्ट, या फिर कह सकते हैं कि फॉर श्योर ग्रेट एक्सटेंट तक करते हैं इंपॉर्टेंट सिनेरियो में, तो मुझे उसमें 3 ही मिलेंगे जिनकी एक कंज्यूमर जो लाइफ टाइम में फील करता है कि किन किन फैक्टर्स ने उसे किया अफेक्ट। फॉर एग्जांपल जो दिखता है क्लियरली वो हमारे 3 फैक्टर होते हैं सीक्वेंस वाइज। सबसे पहला जो इफेक्ट करता है प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब किसी भी चीज़ के डिमांड को देखने अगर जाओ तो सबसे पहले प्राइस जो है वो फैक्टर एज करता है उसको इन्फ्लुएंस करने के डिमांड को। सेकेंड अगर बात करूँ तो किसी भी अगर मैं कंज्यूमर का बात करूँ तो उस कंज्यूमर का इनकम भी जो होता है वो भी अफेक्ट करता है कि वो कंज्यूमर कितना डिमांड करेगा फॉर एग्जांपल एक टाइम पीरियड के अंदर। थर्ड अगर बात करूँ तो वो जो गुड्स मैं लेने जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, जिसका डिमांड मैं कंसीडर कर रहा हूँ, जिसका डिमांड मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर कमोडिटी से कितने कमोडिटी है रिलेटेड या कनेक्टेड। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं मैं चाय पत्ती लेने जा रहा हूँ, चाय टी एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो टी हमारा जो है गुड्स होगा जिसकी डिमांड को हम करेंगे एनालिसिस, और टी के जो भी कनेक्टेड गुड्स हमारे हैं, मान के चलिए कॉफ़ी फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, कुछ और भी हो सकता है लेकिन मैं कॉफ़ी लेके चलूँगा अभी। तो कॉफ़ी का प्राइस जो है कैसे करता है अफेक्ट टी के डिमांड को, वो भी हमने पढ़ चुका है उस चैप्टर में जाके।
सो ये तीन फैक्टर्स के बेस पर जो देखा जाता है कि लॉस बनते हैं हमारे इकोनॉमिक्स में, और क्योंकि इन तीन में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, प्राइस है फॉर एग्जांपल, तो इसकी लॉ ऑफ डिमांड हमारे पास है। अब चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड में, ध्यान दीजिएगा तीन फैक्टर्स हमारे इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सेकंड हमारा हो गया इनकम ऑफ द कंज्यूमर, थर्ड हमारा हो गया कि जो हम जिस गुड्स का दाम डिमांड को करें एनालिसिस कंसीडर करने जा रहे हैं, उस गुड्स से कौन कौन से गुड्स कनेक्टेड हैं, उन गुड्स का प्राइस हमारे इस गुड्स के डिमांड को कैसे करता है। फिर तीन फैक्टर हम लेके चलेंगे इस चैप्टर में डिस्कशन के लिए। अब अगर सेकंड बात करूँ डिमांड चैप्टर में उठाना है, वो हमारा होगा लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो स्टैब्लिश करता है रिलेशन किसी भी नॉर्मल गुड्स के डिमांड को और उसी गुड्स के प्राइस को, कि उस गुड्स का प्राइस और उस गुड्स के डिमांड में क्या रिलेशन है। तो हमें बहुत समय तो आराम से लर्न है कि अगर किसी भी गुड्स का, नॉर्मल गुड्स का एग्जाम्पल बताऊँ कि दाम अगर बढ़ेगा, प्राइस अगर इंक्रीज हो तो डिमांड उसकी कम होंगी। सेकेंड थिंग इसका उल्टा, अगर प्राइस किसी भी नॉर्मल गुड्स का कम हो फॉर एग्जांपल, तो डिमांड उस गुड्स का बढ़ेगा। ये लॉ बताता है। तो इन्हीं दो बेस पर फैक्टर्स अफेक्टिंग, तीन हमारे फैक्टर्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड को लेके हम चलेंगे इस चैप्टर में, थोड़ा लेके आएंगे कि समझेंगे चैप्टर दिया क्यों है। तो पहला अगर बात करें मैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, तो लॉ ऑफ डिमांड जो है ना, लॉ तो है मान के चलते हैं, लेकिन ये जो है इस पूरे थियरी को कि प्राइस और डिमांड के थियरी को एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हमें देता है कि भैया आप अगर प्राइस इंक्रीज करो डिमांड कम होगा, प्राइस कम करोगे डिमांड बढ़ेगा। लेकिन पूरा का पूरा लॉ जो है लॉ ऑफ डिमांड, ये फेल हो जाता है बोलने में हमें कि कितना बढ़ाने पर प्राइस कितना डिमांड कम होगा, या कितना प्राइस कम करने पर कितना डिमांड बढ़ेगा। ये तो लॉ बात ही नहीं करता। लॉ यहाँ इस ये जो लॉ ऑफ डिमांड है इसका लिमिटेशन है कि अपने लॉ से ये जो है इकोनॉमिस्ट उसको बताने में फेल हो जाता है, या फिर किसी भी एक मैनेजर को बताने में फेल हो जाता है, किसी भी प्रोड्यूसर को बताने में फेल हो जाता है कि भाई अगर आप इतना प्राइस को बढ़ाओगे डिमांड इतने से कम होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड से ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, ये लिमिटेशन है। और इसी लॉ ऑफ डिमांड को के लिमिटेशन को दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए और लॉ ऑफ डिमांड को मोर प्रैक्टिकल बनाने के लिए कि लोग इसको यूज़ करें, टॉपिक हमारा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें क्या होता है कि जस्ट हम कंसीडर करते हैं कि जो भी फैक्टर, ध्यान दीजिएगा हम आगे जाके पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो तीन जो मैंने मेन फैक्टर कहा था ना, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और थर्ड अगर बात मैं करूं फॉर एग्जांपल क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, इन तीन के बेस पर इस इलास्टिसिटी को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, मान के चलते हैं जो टॉपिक हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो एक पेड़ है, इसके तीन ब्रांच हैं। एक हमको बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकेंड को हम बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थर्ड को बोलेंगे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये तीन टाइप्स आए हैं, तीन फैक्टर्स हैं। हम हर एक टाइप में एक फैक्टर को ही कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं सिर्फ एक फैक्टर लूँगा, वो मेरा होगा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर मैं बात कर रहा हूँ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, तो वहाँ मैं क्या करूँगा, सिर्फ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का कोई मैं फैक्टर लूँगा, इन प्राइस को नहीं लूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो वहाँ मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी को ही मैं एज अ फैक्टर कंसीडर करूँगा, बाकी दो को नहीं करूँगा। होते 8 फैक्टर्स हैं, लेकिन 3 फैक्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास 3 तरह के जो है इलास्टिक डिमांड है, डिपेंडिंग अपॉन 3 फैक्टर्स हमारे। ठीक है, तो जो बेसिक चीज़ है मैं जब पढ़ लूँ तो ऊपर का डेफिनेशन लिखा है मैंने, क्या होता है एक सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन क्या होता है इस टॉपिक का, वो बात करेंगे। पहले नीचे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ जो आपको दिख रहा है नीचे, पहले इसके बारे में बात करेंगे। जो ऊपर डेफिनेशन जो लिखा हुआ है हमारा, इस डेफिनेशन को हम लास्ट में पढ़ेंगे कि डिफाइन कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला हमारा होता है। पहले बात करेंगे इस इलास्टिक डिमांड का बैकग्राउंड, जो मैंने खुद अपने अंडरस्टैंडिंग से लिखा हुआ है। ठीक है, वो समझ में आ रहा होगा। तो मैं रीड करता हूँ वन बाय वन। द लॉ ऑफ डिमांड फेल्स टू गिव quantitative approach to measure relationship of price of commodity and quantity demanded for the same commodity। जो मैंने बोला यहाँ से प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होता है और प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ता है, ये हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है लॉ ऑफ डिमांड से। लेकिन किसी भी इकोनॉमिस्ट को, किसी भी प्रोड्यूसर को ये चाहिए कि भाई मैं कितना प्राइस बढ़ाऊँ तो कितना डिमांड कम होगा, उसके बिना वो कैसे डिसीजन लेगा, ले ही नहीं पाएगा। ये लिमिटेशन लॉ ऑफ डिमांड का। आगे बढ़ूँ मैं। Thus, elasticity of demand gives a quantitative approach
टू एनालाइज प्राइस एंड डिमांड रिलेशन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ प्राइस इलास्टिक की बात कर रहा हूँ, तो मैंने प्राइस वहाँ पे कंसीडर किया। यहाँ हम लिख सकते हैं कोई भी द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड डिमांड रिलेशन, हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू, ये तो हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब देखिए चैप्टर हमारा है इलास्टिक डिमांड, ये एक प्रैक्टिकल, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हमें मिलेंगे थोड़े से, जिसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, हमें एक वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। एक मैथमेटिकली चैप्टर भी हल्का सा क्या है, कुछ फॉर्मूला नहीं है, बस रेशियो वाला फॉर्मूला ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। ये चैप्टर हमारा, तो हमें कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, वो सिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे दिखेंगे हम लोग जाके, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें कुछ आंसर मिलेगा और वो आंसर डेसिमल नंबर होगा, ठीक है। या तो 1 2 3 4 5 कुछ आ सकता है, या तो 0.234 कुछ आ सकता है, या तो 1.5 2.4 कुछ, हमें एक मैथमेटिकल वैल्यू मिलेगा जो इंडिकेट करेगा कुछ जो होगा मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिक डिमांड से हम कहेंगे। तो यहाँ लिखा मैंने सिंबॉलिक, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया इस टॉपिक के अंदर और मुझे एक वैल्यू है, फॉर एग्जांपल x। आई रिपीट कि मैंने इस टॉपिक के अंदर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया और मुझे एक वैल्यू आया x फॉर एग्जांपल। तो x यानी कि जो 1.2 1.5 1.4 क्या दिखाता है, यहाँ दिखाता है, मैं पढ़ाऊंगा। द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जिबिट्स, ध्यान दीजिएगा, वही x क्या दिखाता है, द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एज टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन परसेंटेज फॉर्म। जैसे लिखा है मैंने एग्जाम्पल कि हमने सॉल्व किया, पूरा क्वेश्चन दिया हुआ। सो इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज x, सॉल्व करने के बाद एंड में हमको आंसर आया 1.2 फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे x लेके चलते हैं। दिस मीन्स दैट विद एन इंक्रीज ऑफ 1% इन प्राइस, ये फिक्स रहेगा, 1% इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, द डिमांड फॉर सेम कमोडिटी वुड फॉल बाय x%, जो हमको वैल्यू मिला है। सो मान के चलिए मैंने यहाँ मैंने x लिखा है, तो मान के चलिए कि मैंने सॉल्व किया प्राइस इलास्टिक डिमांड, मुझे आया 1.8 आंसर मुझे आया। ये तो ये 1.8 क्या दिखाता है कि अगर मैं प्राइस में 1% का इंक्रीज करूं तो डिमांड 1.8% से डिक्रीज करेगा, या फिर ये भी दिखाता है अगर मैं प्राइस में 1% से डिक्रीज करूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो जो डिमांड होगा वो 1.8% से बढ़ेगा। अब ये 1% और 1.8 का रिलेशन मुझे मिल गया, तो अगर मैं 1% को 10% करूं तो ये भी 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं प्राइस को 10% से बढ़ाऊं तो डिमांड जो है मेरा कम होगा 18% से। तो ये जो मुझे आंसर मिलता है एंड में वो मुझे दिखाता है। तो एग्जाम में करना क्या होता है, हम सॉल्व तो करते हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट या लाइन मुझे ये भी लिखना होता है एग्जामिनर को कि वो क्या दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कुछ और नहीं पूछा गया तो। बाकी जब मैं टेस्ट वगैरह लूँगा तब बात करेंगे वहाँ पर किसका आंसर क्या होना चाहिए क्योंकि हम लोग ध्यान जो भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, हम लोग 75 74 के लिए नहीं पढ़ रहे हैं आउट ऑफ 80, हम 80 में 80 के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक बार इकोनॉमिक्स में 80 में 80 आ गए, समझिए कि बहुत ही पेपर बहुत स्ट्रिक्टली चेक होगा, हमें कहीं भी गलती नहीं करना, ठीक है। पूरा 80 में 80 लेकर आना, दिखाना ला के, तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर है, अब मैं डेफिनेशन में चलाता हूँ, ये ऊपर वाले पार्ट में चलाता हूँ कि जो हमारा डेफिनेशन है क्या होता है। तो जो इलास्टिसिटी डिमांड है, तीन फैक्टर को एट वंस कंसीडर करता है, ठीक है। तीनों फैक्टर को एट वंस कंसीडर करने बताता है कि मैं उन फैक्टर पे कुछ अगर चेंज करूँ, ठीक है, चाहे प्राइस हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से क्यों ना हो, अगर मैं उन फैक्टर्स में कुछ अगर चेंज करता हूँ तो वो फैक्टर क्या रिस्पॉन्स देते हैं डिमांड को, या डिमांड का जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो कैसा होता है उन फैक्टर्स के चेंज होने पर, ठीक है। अब अगर डेफिनेशन पढ़ो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू दी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, ध्यान दीजिएगा, डिग्री मतलब वही वैल्यू 1.8 जो मैं बताया था, x y z फॉर एग्जांपल जो भी वैल्यू के चलिए 1.4 1.2 0.64 जो भी मैं लेके चल रहा हूँ, ये रिस्पॉन्स है डिमांड में। क्यों रिस्पॉन्स है? बिकॉज फैक्टर्स चेंज हुए हैं, ठीक है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू दी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। क्यों? ड्यू टू अ चेंज इन इट्स ड्यू टू अ चेंज इन एनी ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स। हालांकि 8 होते हैं, 8 को तो कंसीडर करेंगे नहीं, जो मेन 3 हैं हम उनको कंसीडर करेंगे, ठीक है। बाकी 8 के भी हो सकते हैं, तो रिलेशन तो है इनका भी, लेकिन वहाँ पे क्योंकि उतना वो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते हैं, बहुत इनडायरेक्ट नेचर के हैं, डायरेक्ट तीनों को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि डिमांड में कितना चेंज आया, ठीक है।
उनके फैक्टर चेंज होने पर इसी की डिग्री को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। अब फैक्टर कंसीडर करेंगे प्राइस, तो बन जाएगा मेरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएगा। अगर मैं फैक्टर कंसीडर करूँ फॉर एग्जांपल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो ये मेरा बन जाएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएगा। अगर मैं प्राइस कंसीडर करूँ रिलेटेड गुड्स का, चाहे सब्स्टिट्यूट्स मेरे हो चाहे मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, तो वहाँ ये बन जाएगा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। फॉर्मूला सेम होने वाला, तीनों चीज़ फॉर्मूला का जो स्ट्रक्चर है ना वो सेम होगा तीनों ही टाइप्स में। तो फॉर्मूला अगर आप यहाँ देख पा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो फॉर्मूला मुझे जो मिल रहा है, ठीक है, वो हमारा परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ये फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये कितनी मैं कोई भी कंसीडर करूँ, कोई भी टाइप्स लेके चलूँ, चाहे वो प्राइस वाला हो चाहे इनकम हो या मेरे क्रॉस प्राइस वाला क्यों ना हो, ये फॉर्मूले का जो स्ट्रक्चर है वो हूबहू सेम रहेगा। मतलब जो न्यूमरेटर हमारा है उस न्यूमरेटर में जो होगा हमेशा परसेंटेज चेंज इन डिमांड हमेशा न्यूमरेटर में आएगा, ऊपर आएगा, और नीचे जो हमारा है परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर मैं प्राइस देख रहा हूँ तो यहाँ हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर मैं इनकम इलास्टिसिटी कंसीडर कर रहा हूँ तो खाली डिनोमिनेटर मेरा चेंज होगा, परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर मैं थर्ड, अगर मैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर सिर्फ मेरा चेंज होगा, वो हो जाएगा मेरा चेंज परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज। दोनों के हम परसेंटेज में करेंगे एक्सप्रेस, चाहे वो न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर मेरा हो, ठीक है। तो न्यूमरेटर तीनों ही टाइप्स में सेम रहेगा, डिनोमिनेटर खाली मेरा चेंज होगा। और बता दूं मैं तीनों में से जो इम्पोर्टेंट आ रहा है वो हमारा प्राइस है, उसमें से कर्व्स भी पूछते हैं, उसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हमारे सिलेबस में, और कुछ अगर एक्स्ट्रा होगा तो मैं देखूंगा सिलेबस पे, लेकिन अब तक इतना ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े, इसके बाद हम कवर करेंगे जो हमारा है, इसके बाद हम कवर जो है टाइप्स हमारा है, तो कितने कितने मेरे प्राइस होते हैं। मैंने पहले इसके बारे में बैकग्राउंड रेडी कर दिया आप लोगों का। ये टाइप्स हमारे हैं वो तीन तरह के हमारे होते हैं, बिकॉज तीन फैक्टर को ही हम कंसीडर करते हैं, तीन फैक्टर्स हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर पहला फैक्टर देखूं तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, इसके बेस पर हमको मिलता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो अभी फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे शायद, ठीक है, ये फर्स्ट हमारा देख पा रहे होंगे शायद आप, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूँ मैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सेकंड फैक्टर है हमारा, तो इसके रिगार्डिंग हमें थर्ड वाला मिल जाता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो थर्ड हमने आप दिखा रखा है, ठीक है। थर्ड हमारा जो है इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। अगर मैं सेकंड थर्ड बात करूँ प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, तो बीच वाला हमारा जो है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिंपल आते हैं इसमें से, तो अगर आप प्राइस वाला समझ जाते हो तो बाकी क्वेश्चन भी कर ही लोगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला तीनों के लिए सेम है और बेसिक सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा यूज होता है। तो आगे चलते डेफिनेशन वाले। तो अगर बात करूँ सिंगल के बारे में, तो डेफिनेशन का जो स्ट्रक्चर होगा ना वो हूबहू सेम होगा तीनों का, बस मुझे खाली एक लाइन चेंज करना है लास्ट वाले में। वो लाइन चेंज हमारा क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं जो पढ़ रहा हूँ, देखिए फिर से बात कर दूँ कि डिमांड का डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस क्या है फैक्टर के चेंज होने में। तो अगर मैं डिफाइन कर मैं लिख रहा हूँ प्राइस इलास्टिसिटी लिख रहा हूँ, तो मैं प्राइस ऑफ कमोडिटी को लूँगा एज अ फैक्टर इन दी एंड। अगर मैं इनकम लिख रहा हूँ तो अब मैं इनकम कंसीडर करूँगा इन दी एंड, बस एक लाइन खाली चेंज करना है, बाकी डेफिनेशन हूबहू सेम रहेगा तीनों का ऑलमोस्ट। तो बात करूँ पहले वाले की कि पहले डिफाइन में कैसे करूँगा। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दिस कॉन्सेप्ट ध्यान देना, दिस कॉन्सेप्ट दिस थियरी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, इज यूज टू डिटरमाइन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड रिलेशन। प्राइस तो हमारा फैक्टर हो गया और क्वांटिटी डिमांडेड तीनों में कॉमन रहेगा। सो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड रिलेशन। आगे बात करूँ where price of the commodity is the only factor, बाकी दो फैक्टर अगर कंसीडर नहीं करेंगे, उनको मान लेंगे कि वो फिक्स्ड हमारे हैं। सो प्राइस इज द ओनली फैक्टर। आगे बात करूँ द चेंज इन डिमांड अंडर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एक्सप्रेस्ड, ध्यान दीजिएगा डिमांड में चेंज जो होता है वो एक्सप्रेस करते हैं किसके टर्म्स में, परसेंटेज चेंज इन प्राइस वाले टर्म्स में। इस लिखा है मैंने द चेंज इन डिमांड अंडर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एक्सप्रेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। कि भैया अगर मैं 1% चेंज करूँ फॉर एग्जांपल किसी भी कमोडिटी के प्राइस में, तो कितना परसेंट चेंज आएगा मेरे डिमांड में। तो मैंने पहले कहा कि हम जब सॉल्व करते हैं मुझे एक वैल्यू मिलता है एंड में 1.5, 0.6 फॉर एग्जांपल, तो वही दिखाता है कि मैं प्राइस में अगर मैं 1% चेंज करूँ, यानी फैक्टर में अगर मैं 1% चेंज करूँ तो जो हमारा आंसर आता है उतना परसेंट चेंज होगा डिमांड में हर बार। अब मैं डिफाइन करूँ इनकम इलास्टिसिटी, यहाँ पर इनकम इज द ओनली फैक्टर, जहाँ दिखाएगा इनकम का रिलेशन दिखाएगा क्वांटिटी डिमांडेड से, और लास्ट में हम डिमांड चेंज को एक्सप्रेस करेंगे या कंपेयर करेंगे इनकम चेंज से। तो यहाँ लिखा है डेफिनेशन देखिए,
So this concept, this theory, for example, is used to determine income and quantity demanded relation, where income of the consumer is the only factor. ठीक है, बाकी दो फैक्टर हम assume constant मान लेंगे. The change in demand under income elasticity of demand is expressed with respect to change in income of the consumer. Almost आपको दोनों definition same लग रहा होगा, थोड़ा मैं हट जाऊँगा, दिख जाएगा आपको अगर तो. ठीक है, आगे बात करूँ मैं. तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ हम बात करेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का रिलेशन क्वांटिटी और डिमांडेड के किसी भी गुड्स का, और वो एक अलोन फैक्टर होने वाला है. ठीक है, तो यहाँ बढ़ते हैं. दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सच एज सब्स्टिट्यूट गुड्स, या फिर कॉम्प्लीमेंट उनसे कुछ भी हो सकते हैं, उनका प्राइस, गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी रिलेशन वेयर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इज द ओनली फैक्टर. The change in demand under cross price elasticity of demand concept is expressed with respect to change in the price of related goods. हमारा ये डेफिनेशन हमारा हो गया, बहुत सिंपल डेफिनेशन था. अगर बेसिक समझ जाओ ना कि फैक्टर यहाँ पे कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, तो शायद डेफिनेशन भी लर्न हो जाएगा समझने के बाद. बाकी मैंने हाईलाइट कर ही लिया कि पूरे डेफिनेशन में कौन कौन से मेरे की फ्रेज या की वर्ड्स चलो कह सकते हैं, जो हमारे ज़रूरी भी होते टॉपिक्स में समझ लिखने के लिए एग्जाम में फुल मार्क्स गेन करने के लिए. बाकी आपको हर वीडियो में ऐसा मिलेगा कि जो भी डेफिनेशन में जो हमारे की वर्ड्स है, की फ्रेज है, उसको मैं लिख रहा हूँ कुछ इस तरीके से अंडरलाइन. तो हमारा डेफिनेशन वहाँ पर तीनों वाला, हम आज तीनों कवर करेंगे इस वीडियो में. तो थोड़ा वीडियो लंबा भी हो जाए तो आराम से रिलैक्स होकर, टेंशन नहीं है, वीडियो को म्यूट करके, जो लाइव है कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे वो आराम से इस वीडियो को म्यूट करके खा पी के आराम से देखें. ठीक है, घूम घाम के आगे फिर देख ले इस वीडियो को. अभी बहुत सारे क्लास होने वाली हैं, लंबी 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1.5 घंटे चलेगा, पूरा फुल मार्क्स चाहिए हम लोग. आगे देखता हूँ. तो डेफिनेशन तो मुझे पता है क्या होता है, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला है निकालने वाला, वो फॉर्मूला हमने पहले ही कंसीडर कर दिया, एक ऐसा होल लेके इस बाकी समझा दूंगा अलग अलग. तो यहाँ पे देख पा रहे हम क्या कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको मैंने ई पी लिखा है फॉर्मूला वाइज, यानी कि ई फॉर इलास्टिसिटी. अगर मैंने बेस पी लिखा है मतलब क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ध्यान दीजिएगा. ठीक है, बस इनकम में होगा इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे माइनस एक साइन दिया है, उसका इंपॉर्टेंस क्या समझाऊंगा इस फॉर्मूले के बाद. तो आपको न्यूमरेटर याद जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में परसेंटेज इन प्राइस आएगा हमारा. ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव वाले में. इसके ऊपर क्वेश्चन भी टेंशन नहीं, क्वेश्चन से आगे स्लाइड में हमारा है. या नेगेटिव मैंने फॉर्मूला का क्यों दिया है, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव ना दूँ और मैं क्वेश्चन सॉल्व कर, तो मैथमेटिकली जो है, अगर मैं नेगेटिव ना दूँ, हटाने एक बार के लिए भूल जाइए कि नेगेटिव यहाँ पर है. अगर मैथमेटिकली अगर मैं सॉल्व करूँ ना, तो मुझे आंसर नेगेटिव में आएगा. ठीक है, आंसर नेगेटिव में आएगा, और इकोनॉमिक्स में कोई आंसर नेगेटिव में ऑलमोस्ट होता नहीं है. तो इसी नेगेटिव आंसर को हटाने के लिए या पॉजिटिव बनाने के लिए हम खुद से देते हैं एक नेगेटिव साइन आगे देते हैं. क्यों, अगर मैं मैथमेटिक्स सॉल्व करूँ ना, तो दोनों में से एक आइटम या तो परसेंटेज चेंज नेगेटिव आ सकता है, या तो परसेंटेज चेंज परसेंट इन प्राइस वो नेगेटिव आ सकता है, बिकॉज दोनों के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन है. तो अगर मैं मैथमेटिकली सॉल्व करूँ तो या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, दोनों का भी नहीं होगा, या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर फॉर एग्जांपल, दोनों में से कोई मुझे नेगेटिव मिलेगा. तो अगर मैं नेगेटिव पुट ना करूँ आगे, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, जो कि गलत रॉन्ग हो जाएगा कॉन्सेप्चुअली. तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं नेगेटिव सामने देता हूँ. ठीक है, हालांकि जब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिकल, तो आपको समझ में भी आ जाएगा इसी के रिगार्डिंग क्या हमारा है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. तो अगले साइड में हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाने का, कि होता क्या है, कि इस टॉपिक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते कैसे. तो मैं सोल्यूशन कर तो नहीं पाया कि लाइव क्लासेस में, लेकिन आपको समझा दूंगा कि होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया इस टॉपिक में, जहाँ मुझे बोला गया है कि एक प्रैक्टिकल केस दिया हुआ, हम चलते हैं. वहाँ मुझे बोला गया डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स वॉज 100 यूनिट्स वेन इट्स प्राइस वॉज ₹10 पर पीस. ये पहले चीज़ है था कि 10 रुपये पर पीस पर किसी पर कमोडिटी का डिमांड किसी टाइम पीरियड में 100 पीस था. लेकिन बाद में क्या हुआ, द मैन्युफैक्चरर डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्राइस पर यूनिट बाय 3. प्राइस तो बढ़ गया 3 रुपये से, ड्यू टू विच बढ़ने के बाद क्या हुआ, डिमांड फॉर द सेम कमोडिटी फॉल टू 80 यूनिट्स माय मिस्टेक. तब यहाँ पर कुछ 4 वैल्यू मिल रहे हैं. एक तो 100 यूनिट्स 10 रुपये, एक मुझे मिल रहा है 3 रुपये से बढ़ा फॉर एग्जांपल, और 80 यूनिट
तो यहाँ पर एक कोई भी आराम से कंसिडर कीजिएगा कि प्राइस बढ़ने से पहले, कुछ होने से पहले क्या सिनेरियो था। पहले हमारा 100 यूनिट्स था डिमांड, 10 रुपये हमारा था पर प्राइस कमोडिटी। तो ये पहले था ना, तो इनको बोलते हैं ओल्ड वैल्यू बोलते हैं। इनको हम कहते हैं कि ये ओल्ड वैल्यूज हैं, ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। सेकेंड बात करते हैं हमारा ओल्ड प्राइस फॉर एग्जांपल, या कुछ बुक्स में देते हैं कि इनिशियल प्राइस, इनिशियल डिमांड फॉर एग्जांपल। चलेगा चीज़, इनिशियल और मतलब पहले वाला। अब चेंज होने के बाद क्या हुआ, अगर 3 रुपये से बढ़ा फॉर एग्जांपल प्राइस, तो अब कितना प्राइस है, 10 का 13 रुपये हो गया होगा। अब डिमांड कितना है, 80 यूनिट हमारा हो गया। तो ये हमारा न्यू डिमांड है और न्यू प्राइस हमारा, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि फॉर्मूला क्या आप देख पाओ इस कोने में, कि जो फॉर्मूला हम इस कोने में आप देख पा रहे हो कि फॉर्मूला हमारा जो है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इस दोनों ही वैल्यू को, न्यूमरेटर हो चाहे हमारा डिनोमिनेटर हो, दोनों को निकालने के लिए हमें वैल्यू क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। जब हम निकाल रहे परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकाल रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए यूज हमारा होगा न्यू डिमांड और ओल्ड डिमांड। और जब हम निकाल रहे हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल रहे हैं, तब हमारा यूज होगा ओल्ड प्राइस एंड हमारा न्यू प्राइस फॉर एग्जांपल, ठीक है। आइए कंसीडर करते हैं। तो यहाँ मैंने लिख रखा है, अगर आपको दिख रहा होगा ऊपर फॉर एग्जांपल, तो हम बस दो ही वैल्यू चाहिए। अगर हमें मिल गया परसेंटेज चेंज इन डिमांड मिल गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी प्राइस मुझे मिल गया, तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, लगा देंगे सिंपल सा फॉर्म, डिवाइड कर देंगे। तो निकलता कैसे है, सेम आप पहले क्या कर लीजिए, चेंज इन डिमांड निकालिए। वो कैसे निकलेगा, ओल्ड डिमांड माइनस न्यू डिमांड। तो अगर मैं क्वेश्चन वाइज जाऊँ तो 100 पीस था पहले, अब 80 पीस हो गया है, तो 100 माइनस 20 मुझे आंसर, 100 माइनस 80 मुझे आंसर मिलेगा 20 यूनिट्स। यही मेरा है चेंज इन डिमांड फॉर एग्जांपल, अगर देखूँ 20 वाला, ठीक है। अब उस 20 से कैसे निकलेगा परसेंटेज चेंज, तो जो भी डिफरेंस आया है उसको रखिए न्यूमरेटर, होल डिवाइडेड बाय, उसको कंपेयर कर दीजिए ओल्ड डिमांड से। तो 20/100 इंटू 100 ध्यान दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, 20% मेरा आंसर आ गया। चेंज इन परसेंटेज चेंज डिमांड 20% मेरा आया। उसको रखिए अपने हाथ में ताकि फॉर्मूला में यूज़ कर पाए। आगे बढ़ते प्राइस वाले केस में। तो अगर प्राइस वाले केस में देखो, मेरा ओल्ड प्राइस है 10 रुपीज़, न्यू प्राइस मेरा है 13 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो वहाँ पे सेम करेंगे, पहले निकालेंगे चेंज इन प्राइस निकाल देंगे। तो कैसे निकलेगा, ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस, यानी कि 10 रुपीज़ माइनस 13 रुपीज़, नेगेटिव आएगा 3 रुपये, ठीक है। अब इसको निकाल देंगे परसेंटेज वाले फॉर्मूले में, तो -3 डिवाइडेड बाय कितना है ओल्ड प्राइस मेरा 10 इंटू 100। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ मुझे आंसर आएगा 30% नेगेटिव। देखिए आ गया ना, डिमांड पॉजिटिव आया, प्राइस नेगेटिव आया, इसीलिए हम उस फॉर्मूले के आगे नेगेटिव साइन देके पॉजिटिव बन जाए मेरा। और उसी उन दो वैल्यू को जो 20% में डिमांड में आया और नेगेटिव 30% जो मुझे आया प्राइस में, उनको हम पुट कर देंगे जाके अपने फॉर्मूले में, ठीक है। 20% डिवाइडेड बाय 30%, नेगेटिव पॉजिटिव हमारा हो गया। तुमको आंसर मिलेगा जो नियर अबाउट है वो मुझे मिलेगा 2/3, दैट मीन्स 0.666 मुझे मिलेगा। तो इसी को हम कहते हैं कि हमारा x है। हमने नहीं स्टार्टिंग में कहा था कि हमको वैल्यू मिलता है x, ये हमारा x है। तो ये 0.66 क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि मैं प्राइस में 1% का अगर मैं चेंज करूं तो डिमांड में जो होगा वो पॉइंट ध्यान दीजिएगा 66% का चेंज आएगा, ठीक है। अगर मैं किसी भी कमोडिटी के मैं प्राइस में 10% का चेंज करूं तो 6.66% का चेंज आएगा मेरे डिमांड में। अगर मैं प्राइस में 100% का चेंज करूं तो डिमांड में हमारा चेंज आएगा 66.667% का चेंज आएगा। अब जो बेसिक फंडामेंटल रिलेशनशिप है वैसे चेंज आएगा, प्राइस को बढ़ाओ तो डिमांड उतने से कम होगा और प्राइस को अगर कम करो तो डिमांड उतने से बढ़ेगा फॉर एग्जांपल। ये हमारा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जो लोग भी लाइव अभी क्लास में है, मैं उनसे थोड़ा सा एक रिप्लाई मांगूंगा कि क्या समझ में आया यहाँ तक जो मैंने बोला। मुझे फास्ट रिप्लाई कर दें ताकि मैं समझ जाऊँ कि हाँ कि आप लोगों को समझ में आ गया थोड़ा सा। तो मुझे फास्ट यहाँ तक रिप्लाई कर दे यस या नो में, जो लाइव अभी है। बाकी टॉपिक बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए, सो अब मुझे लगता है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो हमने भी एक खत्म किया जहाँ हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लिया, फॉर्मूला भी देख लिया, वो भी हमने देख लिया। तो यहाँ समझ में आया कि फॉर्मूला एग्जाम क्वेश्चन देते कहते हैं, क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं और जो सॉल्व करने का तरीका हमारा है, चाहे प्राइस वाला हो, चाहे इनकम इलास्टिसिटी हो, चाहे हमारा थर्ड वाला क्यों ना हो, तरीका सेम होता है। हम बस ये परसेंट चेंज निकालना है और परसेंट चेंज फैक्टर निकालना है, बस हमारा फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम हमारा रहेगा जो हमने वहाँ पर किया था।
ठीक है। लेकिन अगले टॉपिक में जाने से पहले मैं क्या करूँगा, कुछ टॉपिक हमारा जो है वो मैं बता दूँ कि जो हम बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल टाइप्स वाले केस में, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो हम पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर क्योंकि जो मैं ग्राफ, जो मैं डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व भी एक लॉ ऑफ डिमांड को ही एक्सप्रेस करता है, उसमें प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांड है वो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो जो हम लोग सॉल्व करें ना क्वेश्चन को, जो हमें एंड में आंसर मिल रहा है, वैल्यू जो हमें आंसर मिल रहा है एंड में, उसके बेस पर अगेन सब टाइप अगर बोलूँ प्राइस इलास्टिसिटी का, तो 5 तरह के मेरे हो सकते हैं डिपेंडिंग हमें वैल्यू कैसे मिला। तो अगर मैं सॉल्व करूँ किसी भी क्वेश्चन को, मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व क्यों ना करूँ प्राइस इलास्टिसिटी वाला, तो मुझे इन 5 में से कोई एक टाइप ही मुझे मिलेगा प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर। या तो मेरा होगा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होगा, या अगर बात करूँ सेकेंड अगर बोलूँ तो या तो मेरा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगा। थर्ड अगर बात मैं करूँ तो वो मेरा हो जाएगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मेरा होगा। फोर्थ अगर बात करूँ तो इलास्टिक डिमांड, या लास्ट में मेरा हो जाएगा वो इन इलास्टिक डिमांड मेरा वो 5 में से कोई एक ही होने वाला है, छठा कोई नहीं होने वाला। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी हमें क्वेश्चन क्यों ना दे, हमें कोई भी केस क्यों ना दे, वो केस इन 5 में से कोई एक ही होगा। ऐसा क्यों? फिर से मैं रिपीट कर दूँ कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम कंपेयर करते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड को परसेंटेज चेंज इन फैक्टर में डिमांड करते हैं हम लोग कंपेयर, कि जो फैक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं, प्राइस कंसीडर कर रहे हैं, या फिर इनकम कंसीडर कर रहे हैं, या हम कंसीडर कर रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, तो उनके में जो चेंज आया है उससे कितना फर्क पड़ा है परसेंटेज डिमांड वाले में। तो एक न्यूमेरिकली एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मुझे मिलता है और एंड में मुझे वो वैल्यू एक्सप्रेस करता है। तो वैल्यू मुझे 4-5 वैल्यू ही दे के जाएगा, या तो मेरा वो वैल्यू होगा इन्फिनिटी, या तो मेरा वैल्यू होगा 0, या तो मेरा वो वैल्यू हो जाएगा 1, या तो मुझे वो वैल्यू मिल सकता है 0 से बड़ा 1 से छोटा, या मुझे वैल्यू मिल सकता है 1 से बड़ा और इन्फिनिटी से कम मुझे मिलता है। तो इस वैल्यू के बेस पर हमारा जो डिमांड कर्व का, रिपीट, डिमांड कर्व का जो होता है शेप डिपेंड करता है। आगे टॉपिक हमारा इसमें है, मैं दिखाऊंगा अभी जाके आप लोग को। तो समझ जाइए कि जब भी प्राइस, अगर मैं बात करूँ नंबर 1 के बारे में, चलिए बात करते हैं कॉमन सेंस में, कि जो मैं लिखा है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कब होता है। मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया और अगर मुझे आंसर एंड में 0 आया, तब मैं बोलूँगा कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 0 तभी आएगा जब डिमांड में कोई चेंज ना आए, डिमांड में कोई चेंज ना आए और फैक्टर में चेंज हो, तभी जाके मुझे आंसर 0 मिलेगा और उसे हम कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि डिमांड में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, फैक्टर चेंज होने का डिमांड में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। सेकेंड अगर बात करूं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ये जस्ट उल्टा है किसके, इनइलास्टिक वाले से। यहाँ एक वर्ड परफेक्टली ध्यान दीजिएगा, मतलब एकदम इनइलास्टिक 0। अब अगर आगे बात करूं परफेक्टली इलास्टिक वाले केस में, तो यहाँ मुझे मिलेगा कि अगर हल्का सा भी चेंज हो किस में, फैक्टर में, तो डिमांड में बहुत चेंज हो, या फिर कह सकते हैं कि फैक्टर में कोई भी अगर चेंज ना हो, तीनों फैक्टर, चाहे प्राइस वाला हो, चाहे इनकम हो, चाहे मेरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ही मेरा क्यों ना हो, उनमें कुछ भी चेंज नहीं आया, लेकिन चेंज ना आने के बावजूद भी डिमांड में चेंज आ जाए, तब मुझे अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तब जो परसेंटेज चेंज इन डिटर्मिनेंट जो होगा, डिनोमिनेटर जो होगा, हमें 0 मिलेगा, न्यूमरेटर का वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो जाए, तब एंड में सॉल्व करने पे आपको मिलेगा इन्फिनिटी, और जब इन्फिनिटी मिलता है तब मान के चलिएगा कि वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, ठीक है। आगे डेफिनेशन है, मैं समझाऊंगा ग्राफ दिखा के भी। थर्ड बात करूँ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, तो ये तब होता है जब मैं सॉल्व करूँ पूरा क्वेश्चन, मुझे एंड में आंसर 1 मिले। 1 का मतलब ही क्या, कि जितना चेंज आ रहा है प्राइस में परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक उतना ही चेंज आना चाहिए परसेंटेज के फॉर्म में डिमांड में भी। यानी कि 20% चेंज आया है प्राइस में, तो 20% चेंज आना चाहिए डिमांड में भी। अगर 50% चेंज आया है इनकम में, तो 50% चेंज आना चाहिए डिमांड में भी, एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल, जब दोनों ही बराबर हो तब मुझे आंसर 1 मिलता है, तब हम कहते हैं कि जो डिमांड है वो हमारा यूनिटरी डिमांड है, या कह सकते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं उसको। होप समझ में आ रहा। आगे इसके रिगार्डिंग कर्व दिखाऊंगा मैं। अब आते हैं इलास्टिक, तो परफेक्टली इलास्टिक अलग है, इलास्टिक अलग है। परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है कि फैक्टर में कोई चेंज नहीं आता है प्राइस वाले केस में, ठीक है, प्राइस में नो चेंज। लेकिन जो होता है, परफेक्टली बात कर रहा हूँ, परफेक्टली वाले केस में डिमांड में प्राइस में नो चेंज, लेकिन डिमांड में चेंज होता है।
लेकिन जब बात करूँ सिर्फ इलास्टिक डिमांड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जितना भी चेंज आता है डिमांड में, जितना भी चेंज हमारा आता है फॉर एग्जांपल डिमांड मिस्टेक प्राइस में, तो उसका डिमांड आता है जो फॉर एग्जांपल उसका डिमांड हमारा आता है प्राइस में। फॉर एग्जांपल जितना भी अगर चेंज आता है प्राइस वाले में उससे ज़्यादा हमारा चेंज आता है डिमांड में, चेंज हमारा आता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो इस वाले केस में समझ में आ रहा होगा। फॉर 2 सेकंड मुझे दीजिएगा बस, ठीक है, थोड़ा सा 2 सेकंड बस लाइव रहिएगा। ओके सॉरी, अलार्म बज गया था मोबाइल का। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, मैं ज़रा माइक फिट कर लूँ। तो यहाँ टॉपिक हमारा जो है वो हमारा, अब बात करते हैं इलास्टिक वाले केस में। तो यहाँ क्या होता है कि जो भी परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमारा होता है उससे ज़्यादा हमारा परसेंटेज चेंज हमको डिमांड में मिलता है। तो मान के चलिए हम एक डिमांड का कोई क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं और वहाँ मैंने ये देखा कि जो प्राइस हमारा है वो चेंज हुआ 20% से, लेकिन अगर डिमांड चेंज हुआ 20% ज़्यादा, 25-30 कुछ भी हो, लेकिन परसेंटेज चेंज इन प्राइस से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तब उसे हम कहेंगे इलास्टिक डिमांड। और इस वाले केस में अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ ना तो मुझे हमेशा आंसर जो होगा 1 से ज़्यादा मिलेगा, मोर देन 1 मिलेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरा प्राइस में चेंज आया है मान के चलते हैं 30% मान के चलिए, और अगर डिमांड में मेरा चेंज आया है मान के चलिए 39%, तो 39 बाई कितना होगा 30, आंसर नहीं भी अबाउट 1.3 हमारा आंसर आएगा शायद, तो 1 से ज़्यादा हो गया ना। तो उसके इसमें क्या कहते हैं इलास्टिक डिमांड, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए परसेंटेज चेंज इन डिमांड हमेशा। अब ठीक है सर 5वें में चला यहाँ पर लिखा इन इलास्टिक डिमांड, तो ठीक इस तरीके से ये इन इलास्टिक डिमांड जो डिफरेंट है, अलग है परफेक्टली इन इलास्टिक से। परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होता है कि डिमांड में कोई चेंज नहीं, 0 चेंज आता है, लेकिन इस वाले में क्या होता है इन इलास्टिक डिमांड में कि प्राइस अगर चेंज हो रहा है कुछ परसेंटेज, मान के चलिए 20% से प्राइस चेंज हुआ, तो डिमांड यहाँ पर चेंज होगा हमेशा प्राइस से कम चेंज होगा। तो एग्जांपल ले चलते हैं, अगर प्राइस में चेंज आया मान के चलते हैं 20% की प्राइस में चेंज आया, तो इस वाले केस में डिमांड में हमेशा 20% से कम ही चेंज आएगा, चाहे वो 19% या 18%, 70% ही क्यों ना हो, हमेशा डिमांड से कम ही आएगा। और आंसर जो यहाँ में मुझे मिलेगा हमेशा 1 से छोटा मिलेगा और 0 से बड़ा मुझे मिलेगा। तो जब अगर हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रेंज 0 से बड़ा और 1 से कम रहे तो उसे कहेंगे हम इन इलास्टिक कहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक नहीं बोलेंगे। तो ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमारा हो गया कि हमें वैल्यू क्या मिल रहा है, उसके बेस पर हम आराम से जज कर सकते हैं 5 में से कौन सा हमारा है। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ मैंने कुछ कर्व रखा है, मैंने फॉर्मूला का डेफिनेशन भी लिखा हुआ है आगे जाके स्लाइड्स में, लेकिन यहाँ मैंने कर्व बना रखा है कि कर्व कैसे दिखेगा अगर मैं सॉल्व करूँ, जो मुझे वैल्यूज मुझे मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली मुझे कर्व कैसे मिलेंगे डिमांड वाले। तो अगर आप यहाँ देखो फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ जो अगर देखोगे मुझे मिल रहा है पहला वाला जो हमारा वो है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व। ये कैसा है, जैसे एक हॉरिजॉन्टल कर्व है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट कर्व है। हम लोग अब तक डिमांड कर्व देखे थे, कुछ हमने स्लैंट देखा था, ऐसे घुमा हुआ देखा था हमने फॉर एग्जांपल, लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं जैसे एक वर्टिकल है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो हमेशा जो भी मेरे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड हमारे उनका कर्व हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस ही हमारा होता है, हमेशा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हमारा होता है कुछ इस तरीके से। जहाँ आप देख पा रहे हैं कि डिमांड जो हमेशा जो है वो क्यू का क्यू बना हुआ है, प्राइस P1 से P2 भले क्यों ना हो जाए, प्राइस कुछ भी हो जाए, लेकिन डिमांड हमेशा क्यू ही हमारा है। तो डिमांड में कोई चेंज आया 0 चेंज, तो मुझे मिला 0, मुझे मिला एक वर्टिकल एक्सिस, मुझे मिला वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मुझे मिला जो दिखा ये डिमांड कर्व है। तो अगर बोलूँ डी डी क्यू जो हमारा वर्टिकल लाइन है ये हमारा डिमांड कर्व है जो कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व, उसमें प्राइस से घटने बढ़ने कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, चाहे वो P0 से P1 क्यों ना हो जाए और P या तो P से वो P2 क्यों ना हो जाए, क्वांटिटी डिमांड हमेशा क्यू का क्यू बना पड़ा हुआ है। तो इस केस में आपको मिलेगा वर्टिकल स्ट्रेट डिमांड कर्व मिलेगा इस वाले केस में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ड्रॉ द डिमांड कर्व फॉर द परफेक्टली इन इलास्टिक, तो अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपको तो लर्न करने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं शायद, मुझे ऐसा लगता है। अब अगर बात करूँ उसके अलावा अगला वाला अगर बात भी करूँ तो यहाँ मैं दिखा रखा है कि परफेक्टली इलास्टिक कैसा होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा प्राइस में नो चेंज लेकिन डिमांड में चेंज हो रहा है। तो अगर आप यहाँ कंसिडर कीजिएगा तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो Q1 से Q2 हो जा रहा है सेम प्राइस पर,
प्राइस यहाँ पे अगर डी में देखूँ तो डी डी हमारा जो है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये डी डी ही हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है। जो क्या दिखा रहा है, प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात में करूँ तो यहाँ पर मेरा प्राइस में चेंज आ रहा है, P1 से P2, P से P2 जा रहा है, लेकिन यहाँ पर प्राइस बस D बना हुआ है, प्राइस में कोई चेंज, लेकिन डिमांड जो लेकिन बढ़ रहा है, Q1 से Q2 जा रहा है और मुझे मिल रहा है एक हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व में जो मेरा पैरेलल है एक्स एक्सिस के। सो हमेशा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व का जो होगा हमेशा ऐसा मिलेगा मुझे, हॉरिजॉन्टल टू पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि DD फॉर एग्जांपल, ठीक है। होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आगे बात मैं करूँ तो मुझे फिर से मुझे मिलता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, तो एकदम 45 का एंगल बनाएगा वो कर्व हमेशा। हालांकि कभी वो टच नहीं करेगा वर्टिकल एक्सिस को और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, लेकिन हमेशा वो एकदम 45 डिग्री का एंगल बनाएगा वैसे अगर कंपेयर किया जाए तो। क्यों? जितना चेंज यहाँ बराबर आ रहा है उतना चेंज प्राइस में भी आ रहा है। तो आप ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे जो डिस्टेंस यहाँ जो नहीं एरो मार्क मैंने किया है, वो एरो के आप लेंथ से अगर देखोगे या फिर जो ए आप देखोगे वहाँ पे सेम आपको मिल रहा होगा। तो मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट भी है कि अगर दो सभी सेम हो तो ऑलमोस्ट क्या होगा, वहाँ पे जो एंगल बनेगा 45 डिग्री, या फिर जो मेरा जो होगा डायगोनल वो हमेशा 45 डिग्री ही बनाएगा। तो इस बेस पे हमने देखा कि हमारा यूनिटरी वाला था, जो मैंने ये हमारा डिमांड कब अगर यूनिटरी वाला क्वेश्चन है तो डिमांड का कुछ दिखना चाहिए ऐसा, जहाँ पर चेंज इन डिमांड हम शो कर रहे हैं अपने ग्राफ में वो हम बराबर शो करेंगे तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें वो ऐसा ही कर्व मिलेगा। होप समझ में आ रहा हो। अब अगर मैं बात करूँ इलास्टिक डिमांड के बारे में, तो वो हल्का सा और वो स्लैंट रहता है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, थोड़ा सा वो और झुका हुआ रहता है कंपेयर टू इलास्टिक वाले केस में। तो यहाँ एरिया वाइज समझिए कि प्राइस में बहुत कम चेंज आया, लेकिन डिमांड में जो चेंज है वो कुछ ज़्यादा है उससे। तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि डिमांड में अगर परसेंटेज चेंज ज़्यादा हो कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो मुझे डिमांड कर्व कुछ ऐसा मिलता है और स्लैंट मुझे मिलता है। और अगर मैं अब एंड बात करूँ इसके बारे में, इनलास्टिक डिमांड के अगर बात में करूँ तो मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है जहाँ पर परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज़्यादा है लेकिन डिमांड में कम चेंज आया, तो शेप जो अलग होगा। तो आप अगर पाँच में से कोई भी कंसिडर कर ले, सबका आप देख रहे होंगे कि जो ये फॉर एग्जांपल जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हर केस में। तो एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभी 6 मार्क्स में यही क्वेश्चन पूछ देते हैं कि राइट अ नोट ऑन दी डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमें कर्व भी बनाना पड़ता है, डेफिनेशन भी लिखना पड़ता है, और जो मुझे वैल्यू मिलता है ना रेंज में, हमें वो भी लिखना पड़ता है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा शायद ये चीज़। 5 ग्राफ ये हमारा था, यहाँ हम एंड करते हैं अपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। इसके बाद डेफिनेशन मैंने स्लाइड बना रखा है कि डेफिनेशन वाइज हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो आप देख सकते हैं शायद डेफिनेशन। जिनको भी चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना डेफिनेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। मुझे बस 2 चीज़ लिखना है, रिलेशन की चेंज कैसा आएगा, कितना चेंज आएगा, और उसका वैल्यू हमारा होगा उस वैल्यू का रेंज क्या होगा, 0 होगा कि इन्फिनिटी होगा, 1 से बड़ा इन्फिनिटी से छोटा मेरा होगा कि जस्ट 1 होगा, या फिर 0 से बड़ा होगा 1 से मैं छोटा होगा। रेंज बस 2 चीज़ लिखनी है, रिलेशन क्या है और उसका रेंज क्या होगा उस वैल्यू का। मेरा डेफिनेशन बन गया तीनों का, अब 5 का डेफिनेशन बन गया मेरा। और हमें अगर क्वेश्चन में डिपेंड करता है कितने मार्क्स का हमारा क्वेश्चन है, किसमें मैं ग्राफ बनाऊं कि मैं ग्राफ ना बनाऊं फॉर एग्जांपल। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा इतना चीज़। अब बस 2 हमारे पास और है टाइप्स के, अगर बेस में बात करूं कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस यहाँ फैक्टर खाली चेंज होंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपके सिलेबस में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो डिग्रीज है, वो सिर्फ प्राइस इलास्टिक डिमांड का ही है। इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का में से डेफिनेशन खाली पूछा गया सिलेबस में और कुछ नहीं पूछा गया। तो अगर मैं स्लाइड में चलूँ तो मुझे मिल जाता है इलास्टिसिटी डिमांड के अंदर इनकम इलास्टिसिटी। तो यहाँ हम कंसीडर करेंगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर को एज द ओनली फैक्टर जिसके रिस्पॉन्स हम दिखाएंगे कि डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया। तो फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम रहेगा, न्यूमरेटर सेम, बस डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे परसेंटेज चेंज इन इनकम को हम लेके चले आएंगे। बाकी सभी फॉर्मूला चेंज ही सेम है कि परसेंटेज इन डिमांड को डिवाइड कर देंगे परसेंटेज, वहाँ तक टाइपिंग एरर मेरा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस नहीं होगा, यहाँ पर नीचे में मैं उसको एडिट कर दूंगा, परसेंटेज चेंज इन इनकम हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, उसको मैं एडिट कर दूंगा, वो रहेंगे यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया। तो यहाँ पर मैं डिफाइन डेफिनेशन वाइज जाऊँ, लिखा है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of the quantity demand of a commodity to a change in the income of the consumer। डेफिनेशन पूरा बहुत सेम है प्राइस इलास्टिसिटी वाले से, बस मैंने यहाँ पे इनकम कंसिडर किया, तो यहाँ पे मैं इनकम द कंज्यूमर को लेके चले आ रहा हूँ।
तो फॉर्मूले में भी वो चेंज होगा। बाकी तो पता ही है आपको, यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो पूछने वाले नहीं है, और बाकी सॉल्विंग का तरीका क्वेश्चन दे भी दिया, इस बार टॉपिक सेम चीज़ हमारा रहेगा कि परसेंटेज चेंज डिमांड निकालो पहले की तरह, परसेंटेज चेंज इन इनकम निकाल दो ओल्ड इनकम से कंपेयर करके, डिवाइड कर दो, हमारा आंसर चला आएगा। और जो आंसर एंड में आएगा वो यही दिखाएगा कि अगर मैं इनकम में 1% चेंज करूँ तो आंसर बताएगा मुझे कि डिमांड में कितना चेंज आएगा, दोनों पॉजिटिव चेंज आएगा, बिकॉज इनकम का रिलेशन और डिमांड का रिलेशन दोनों पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम बढ़ा डिमांड बढ़ेगा, इनकम कम तो डिमांड भी बढ़ेगा किसी भी नॉर्मल गुड्स के लिए। तो होप समझ में आपको यहाँ तक। आगे बढ़ूँ अगर मैं क्रॉस प्राइस वाले में, तो यहाँ पे स्पष्ट एक लाइन चेंज होगा कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of the quantity demanded of a commodity to a change in the price of related goods। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला फिर से ऑलमोस्ट सेम है, बस डिनोमिनेटर हमारे से चेंज हुआ कि परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ भी सेम चीज़ दोनों होगा, हमें मिलेगा कि यहाँ मैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड में कंसिडर करूँ या परसेंटेज चेंज ऑफ रिलेटेड गुड्स में कंसिडर करूँ, यहाँ मुझे सेम मिलने वाला है। तो ये लास्ट में आया था, तो अब समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ हमने खत्म किया इन डिटेल्ड, मैं कहूँगा कि इलास्टिसिटी डिमांड टॉपिक क्या, पूरा चैप्टर हमने खत्म किया अभी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो भी लोग अभी ऑनलाइन है मैं उसको पूरे चैप्टर का जो है स्कैन करके भेज दूंगा, ताकि पूरे अगर बुक उनको पढ़ना है, शायद लगता नहीं कि मुझे बुक पढ़ने का ज़रूरत है, मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, लेकिन फिर किसी को बुक पढ़ना है तो बुक में जो भी हाईलाइट एरिया उनको खाली पढ़े, टाइम बचेगा और उसी टाइम में आप ज़्यादा चीज़ लर्न कर सकते हो। तो ट्यूशन्स का कह सकते हैं या फिर किसी गाइडेंस का ये बेनिफिट ही हमारा होता है कि हमें कम टाइम में चीज़ें समझ ज़्यादा आती हैं और जो टाइम बचा हमारा, हम उसमें कोई और पेपर कोई और चैप्टर हम कवर कर सकते हैं। जो लोग भी अभी सुन रहे हैं मुझे, होप उनको समझ में अच्छे से आया हो। मैंने ग्राफिक्स वगैरह भी यहाँ पर यूज़ किया था, कर्व वगैरह भी। सो इसके बाद जो हम चैप्टर करेंगे अगला माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो देखते हैं कि चैप्टर कौन सा हमें मिलता है, हम उसको कवर करेंगे किसी इंटरेक्टिव वे में। और अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और BST नॉर्मल चल ही रहा है, कॉमर्स भी चल रहा है। सो लाइव क्लासेस में आते रहिए, जो नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से, वो सभी रिकॉर्डेड वीडियो देखते रहिए। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, सो टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में। सो बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।